वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात कर रहे हैं 1 सितंबर 2022 की समसामयिक घटना के बारे में जो द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू से लिया गया है। आज की जो सबसे प्रमुख जो खबर है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वो है आपका 2021 में मानव तस्करी के केवल 16% मामले में दोष सिद्ध हुआ है। ये रिपोर्ट जारी की है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के द्वारा ये डेटा जारी किया गया है। हम सभी को बारे में जानते हैं कि मानव तस्करी एक समाज के लिए एक बहुत बड़ा ही दुर्गंध के रूप में होता है। मानव की खरीद बिक्री की जाती है, उन मानव को जगह जगह से उठाकर वेश्यावृत्ति के लिए तथा साथ साथ में उनके अंगों के क्रय विक्रय के रूप में उसे पेश किया जाता है। जबकि हमारे संविधान के आर्टिकल 23 में मानव तस्करी पर प्रतिबंध के लिए स्पेशल तरीके के कानून तथा मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। आप सभी को पता होगा आर्टिकल 23 के अंदर में, है ना। सो बात करते हैं कि आखिर ये न्यूज में क्यों है। आप सभी को पता होना चाहिए कि मानव तस्करी से संबंधित भारत में बहुत सारे कानून हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो अर्थात एनसीआरबी ने एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में मानव तस्करी के मामले में दोष सिद्धि दर लगातार दिन पर दिन घटती जा रही है, कम होती जा रही है। एक पिछली धारणा की बात अगर किया जाए, एक रिपोर्ट के माध्यम से यह देखा जाए कि जबकि पुलिस देश भर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट्स के तहत देश में करीब 2189 मामले दर्ज हुए थे, अर्थात मानव तस्करी से संलग्न लोगों में से 2189 मामले दर्ज हुए थे, जिसमें से 84.7% में चार्जशीट दायर किया गया था। लेकिन ताजुब की बात यह है कि इनमें केवल 16% मामले में ही दोष सिद्ध हुआ, अर्थात कि मात्र 16% मामले जो थे ऐसे थे जिस पर दोष सिद्ध अर्थात उनमें वर्डिक्ट मिला और वो दोषी सिद्ध हुए। अर्थात आप कह सकते हैं कि भाई 100% में 16% मात्र और 87.7% पर तो चार्जशीट था। यह बड़े तजुब की बात है। यहां पर एक आंकड़े यहां पर भी देखा जाता है कि जो 11 राज्यों के आंकड़े अभी भी उपलब्ध नहीं है। 8 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में कोई दोषी सिद्ध नहीं हुआ है। मानव तस्करी एक तरीके से अमानवीय कृत्य है, हम सभी को पता है। अगर हम इसकी पर लगाम नहीं लगाया जाए तो समाज के अंदर में इस प्रकार की बहुत सारी भ्रांतियां के कारण मनुष्य से भी डरने लगेगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शीर्ष प्रदर्शन वाले जो राज्यों की बात किया जाए तो झारखंड में 2021 में 92 मामले दर्ज हुए थे, जिसमें से 84.2% लोगों को इनमें दोष सिद्ध किया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें कि तस्करी के सबसे ज्यादा मामले तेलंगाना, महाराष्ट्र और असम में दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्य जो है वहां के मामलों में देखा जा रहा है गिरावट देखी जा रही है। तो ये मानव तस्करी से संबंधित है जो कि हमारे जीएस सेकेंड अर्थात अगर हम जनरल स्टडी सेकेंड में ये आपके प्रश्न के रूप में बन सकता है। और इसके प्रश्न के मामले में आप जो है हमारे संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद को हम इसके माध्यम से कोट कर सकते हैं कि मानव तस्करी संबंधित प्रतिबंध जो है हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में दिया गया है। और ये किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है, तो वो अनुच्छेद आपका आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 23 में आप तस्करी से के प्रतिबंध से संबंधित बात करता है। तो ये प्रमुख जो था हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही प्रमुख। चलिए बात करते हैं दूसरा जो सबसे प्रमुख खबर है आपका, ये संबंध रखता है एक बेरोजगारी से। ये हमारा प्रासंगिकता की बात करें तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर बात करता है। आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी की स्थिति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसके लेकर सरकार को काफी चिंता, सरकार के साथ देश के लिए एक बहुत बड़े मुद्दा बन जाता है। क्योंकि बेरोजगारी अर्थात जो है अगर दिन पर दिन बढ़ेगी, इसका मतलब महंगाई का बढ़ना, बेरोजगारी का बढ़ना और इस प्रकार से देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
2022 में बेरोजगारी दर की बात किया जाए तो यहां पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें जनवरी की डेटा की बात किए एनएसएसओ के, आप सभी को पता है बेरोजगारी से संबंधित जो रिपोर्ट है एनएसएओ के द्वारा जारी किया जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इस डेटा के आधार पर आप देख सकते हैं कि 6.57% जनवरी में हुआ करता था, 8.10% फरवरी में हुआ करता था एंड 7.60% जो है मार्च में बेरोजगारी दर को देखा गया। अगर हम इस रिपोर्ट को माने तो अगर इसके मामले से अगर देखा जाए तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, अर्थात जिसको आप राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल में ही शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष से उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर अप्रैल से जून के दौरान घटकर 7.6 हो गई है, जो कि एक साल पहले ये 12.6 हुआ करता था। 12 पॉइंट मतलब कहने का तात्पर्य ये था कि जिस प्रकार से 2 साल में हम लोग कोरोना काल की स्थिति से गुजर रहे थे, उसमें बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मतलब जनता अस्त व्यस्त हो गई थी। ऐसी स्थिति में रोटी कपड़ा और मकान को भी मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन सौभाग्यवश अर्थव्यवस्था में कुछ बदलाव देखने के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था हमारी पटल पर आती है और आने के बावजूद जो है बेरोजगारी में के दर में भी कमी देखने को मिला और फाइनली जो है पिछले साल 12.6% जो बेरोजगारी दर था वो घटकर 7.6% हो गई है और ये अच्छी सूचक है, एक अच्छी चीज है। सबसे पहले अगर हम बात करें बेरोजगारी की सामान्यतः, तो बेरोजगारी का तात्पर्य क्या होता है? अगर इसकी डेफिनेशंस के डीप में जाएं तो इसके डेफिनेशंस बहुत ही गहरी है और कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो कह सकते हैं कि रोजगार से विहीन होना ही बेरोजगारी है। रोजगार से विहीन होना ही बेरोजगारी है। श्रम बल के बीच बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है कि कितने लोग जो है कार्य में संलग्न है और कितने लोग नहीं है। उसके आधार पर एनएसएसओ का रिपोर्ट जारी होता है, एनएसओ का रिपोर्ट जारी होता है, जिसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन या आपका ऑफिस कार्यालय कहते हैं। अप्रैल जून 2021 में दर बहुत ज्यादा था क्योंकि उस वक्त देश में कोविड से संबंधित काफी प्रतिबंध लगे थे, बहुत सारी कंपनियां बंद कर दिए गए थे। नवीनतम डेटा अगर देखा जाए, अगर नई की बात किया जाए तो महामारी के प्रभाव से निरंतर हमारा आर्थिक सुधार हो रहा है, जिसके कारण से हमारा बेरोजगारी दर भी कम हो रहा है। ये बातें हैं हमारे एग्जाम के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था जीएस थर्ड के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आप वहां पर कोट कर सकते हैं और प्रीलिम्स के एग्जाम में, प्रारंभिक एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यह हो सकता है कि बेरोजगारी दर किसके द्वारा निकाला जाता है या डेटा कौन जारी करता है। चलिए थोड़ी सी बातें यहां पर भी कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि बेरोजगारी का 15वां आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण हुआ। यहां पर श्रम बल की अगर बात किया जाए, इसको पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कहते हैं और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का 15th ये सर्वे है और उस सर्वे के तहत देखा गया कि जो जनवरी महीने से जनवरी और मार्च में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग के लिए बेरोजगारी दर 8.2% थी। ये बातें की गई इस सर्वे में। दूसरी बात कि यही रिपोर्ट को अप्रैल जून 2022 में देखा गया तो शहरी क्षेत्र में महिलाओं जो कि 15 वर्ष के आयु से अधिक में बेरोजगारी घटकर 9.5% हो गई है, जबकि एक साल पहले ये 14.3% हुआ करता था। कहने का मतलब ये है कि हमारा दर जो है दिन पर दिन घट रहा है। आशा करते हैं राष्ट्रवादियों से या हमारे देश के सत्ताधारियों से कि इसके दर बहुत ही कम हो जाए और ये शून्य पर चला जाए, तो ये देश के भविष्य इस पर काफी निर्भर करता है। पुरुषों में शहरी की बात किया जाए तो 2000
2022 में ये घटकर 7.1% हो गई है, जबकि पिछले साल इसकी 12.2% हुआ करता था। तो एक बहुत ही अच्छा सूचक है हमारे लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित है आपका, और GS3 में इससे एक प्रश्न आपके बन सकते हैं। वही बात हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में ये सर्वे के बारे में कोट किया जा सकता है। तो ये आपका यहां तक की बात हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे संबंधित मुद्दे में। बहुत सारे एक समाचार जो है आप जीडीपी से संबंधित है, जिसको आप देख सकते हैं। जीडीपी से संबंधित अगर हम बात करें, जीडीपी का तात्पर्य आप सभी लोग जानते हैं, हमारी अर्थशास्त्र से ही संबंधित ये नजर खबर भी है, जो कि द हिंदू से लिया गया है। और जीडीपी आप सभी जानते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्वे जारी किया है, डेटा जारी किया, और उसमें यह कहा है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक साल पहले की जो अप्रैल और जून की तिमाही के तुलना में इस वर्ष वित्त वर्ष 4 तिमाहियों में सालाना आधार सबसे तेज वृद्धि दर 13.5% से बढ़ी है। अर्थात कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के जीडीपी में काफी विकास दर बढ़ा है। इसका तात्पर्य यहां पर यह हुआ। अगर हम बात करें कंजप्शन की, खपत की बात करें, क्योंकि खपत होगा तभी तो प्रोडक्शन होगा, है ना। उत्पादन कैसे होगा? अगर खपत होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो हमारा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा, अर्थात हमारी जीडीपी बढ़ेगी। अगर हम खर्च ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कहां से होगा? तो यहीं पर उच्च घरेलू खपत और विशेष रूप से संपर्क गहन सेवाओं और उत्साही निवेश गतिविधियों को नेतृत्व में देखा जाए तो काफी वृद्धि हुई है। आरबीआई की अनुमान की बात किया जाए, जिस प्रकार से आरबीआई ने इसका प्रिडिक्शन किया था, आरबीआई ने प्रिडिक्शन किया था, आरबीआई में कहा था कि उन्होंने अनुमान कम लगाया था कि पहली तिमाही में जीडीपी विकास दर लगभग 16.2% रहने की संभावना थी, परंतु 16.2% से भी ये काफी बढ़ गई। भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में 7% से अधिक वृद्धि हासिल करने की ओर है। मतलब एक बेहतर सूचक है जीडीपी में वृद्धि। पॉजिटिविटी का मतलब यह होता है कि हमारा आर्थिक विकास हो रहा है। सकल घरेलू का अगर तात्पर्य आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि सकल घरेलू जो है, जीडीपी जो है, किसी राष्ट्र के अंदर या किसी देश की टेरिटरी के अंदर एक साल के अंदर वस्तु और सेवाओं के एक फाइनल मूल्य का एक आकलन होता है जीडीपी। तो जीडीपी हमारे देश की बढ़ रही है, इसकी मतलब पॉजिटिव धारा है, आर्थिक विकास की ओर हम बढ़ रहे हैं, ऐसा भारतीय अर्थव्यवस्था, ऐसा भारतीय रिजर्व बैंक की को कहना है। तो ये जीडीपी से संबंधित था, है ना। इसमें आपके प्रश्न बन सकते हैं। चलिए, एक सबसे प्रमुख है अर्थव्यवस्था से ही संबंधित आपके ये भी खबर है, समाचार में है। जीडीपी की बात हमने कहा, अर्थव्यवस्था में ये कहा गया है कि जो कोर सेक्टर का उत्पादन 6 महीनों में निचले स्तर पर रहा है। क्रूड प्राकृतिक गैस सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। आप सभी को पता होगा कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था और मुद्दे से संबंधित प्रश्न है, प्रासंगिकता है। GS3 में ये प्रश्न बनता है ना। और आपको बता दें कि इससे पहले कई बार प्रारंभिक एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं। ये अगर हम बात करें कोर सेक्टर से संबंधित प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चंस बने हैं। तो आप ध्यान रख, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि ये कोर सेक्टर है क्या, प्रमुखता रूप से कोर सेक्टर क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं और समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समाचार में ये क्यों है। कहा जाता है कि भारत के अंदर में, हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर में 8 ऐसे प्रमुख कोर सेक्टर हैं जो बुनियादी ढांचा क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करते हैं। अर्थात भारत की जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, जो देश के अंदर में उत्पादन में 8 प्रमुख सेक्टर है हमारे यहाँ, उनका बहुत बड़ा योगदान है। या कह सकते हैं, आप सभी को पता होगा कि भाई हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था का क्षेत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है, हालांकि 4-5 भी होता है। प्राथमिक क्षेत्र हुआ, द्वितीय हुआ और तृतीय हुआ। तो द्वितीय क्षेत्र हुआ जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं या प्रोडक्शन सेक्टर भी कहा जाता है ना, या औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं आप। तो उसमें 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा है, 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा है, और उसके उत्पादन में वृद्धि लगातार दूसरे महीने तेजी से कम देखी गई। अर्थात कोर सेक्टर जो है धीरे धीरे डाउन दिख रहा है।
आपको सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि जो 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा है उनमें से कौन कौन सा है। आप देखिए कि कोल जो है, कोयला हुआ, क्रूड हुआ, नेचुरल गैस हुआ, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हुए, फर्टिलाइजर्स हुआ, स्टील हुआ, सीमेंट हुआ और इलेक्ट्रिसिटी, ये भारत की प्रमुख कोर सेक्टर है और इससे सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन होता है। हमारे भारत देश की जीडीपी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये बातें आप समझ सकते हैं, है ना। ये और इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं सर, सिविल सर्विसेज के प्रारंभिक एग्जाम में इससे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आप जाकर प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखें तो कोर सेक्टर से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि ये 8 कोर सेक्टर का नाम आप जरूर याद रखें। अब सवाल ये बनेगा कि कोर सेक्टर से संबंधित कई सवाल बनेंगे आपको। कोर सेक्टर के इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, उसका डेटा कौन जारी करता है ना। तो ये देखा गया यहां पर कि एक साल पहले जुलाई के 6 महीने में निचले स्तर पर 4.5 पर पहुंच गई थी, लेकिन जून में इसका जो विकास दर था 13.2% हुआ करता था, है ना। 13 महीने में शिखर पर ये 19.3% थी। तो कहने का मतलब कि ये डाउन हुआ है हमारा कोर सेक्टर थोड़ा सा। चलिए थोड़ी सी और बातें करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारा कोर सेक्टर है, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो आईआईपी है, इसको आईआईपी को इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं या फिर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ये जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, इसके द्वारा इन 8 सेक्टर का एक इंडेक्स बनाया जाता है और उस इंडेक्स के आधार पर देश में डेटा जारी की जाती है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है। तो याद रखिएगा कि जो आईआईपी जो है ये 8 सेक्टर का ये डेटा जारी करती है। तो जुलाई में औद्योगिक उत्पादन जो सूचकांक था, जिसको हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं, उसका सूचकांक जो है वो वृद्धि को जून में 6.7 से कम कर सकता था, क्योंकि मुख्य उद्योग आईआईपी में 40.3% का हिस्सा बनते हैं। हमारे देश के जो 8 सभी हमारा जो क्षेत्र है, सेक्टर जो है, उनमें से महीना दर महीना विकास दर में काफी गिरावट देखा गया, मतलब हमारा उत्पादन कम हुआ है ना। 8 जो बुनियादी ढांचा क्षेत्र के उत्पादन में जुलाई 2.3% से गिरावट देखी गई और इस साल दर जो है उसका आधार केवल 2 क्षेत्रों में कच्चे और तेल और प्राकृतिक गैस में मंदी देखने को मिला है। फिर कोर इंडेक्स जो है अभी भी पूर्व महामारी स्तर 2019 के समान महीने में जुलाई 6.1% से अच्छी दर से बढ़ा है। तो कहने का मतलब इससे संबंधित बहुत प्रश्न पूछ सकता है, इसको समझिए, है ना, इसको जानिए। प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा। कोर सेक्टर कौन कौन है, इसका डेटा कौन जारी करता है, इंडेक्स कौन बनाता है, इसमें भारी गिरावट देखी गई है। आप उस डेटा को आप मेंस एग्जाम में आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे आज का सबसे प्रमुख और अहम खबर था जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो इसी प्रकार के समसामयिक घटनाओं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, आपके जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसके लिए आप इस चैनल पर बने रहें और कोशिश करें कि बेहतर होगा कि आप इस प्लेटफॉर्म का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको जानकारी मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।